जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, मैक्स की डॉल उस डिबल लड़की को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहां पर ब्रांच मैनेजर कंट्रोल रूम में आकर हुमिंग से बोलता है, मुझे चारों डायरेक्शनों से बहुत सारी पोर्टल फ्रैक्चर होने की रिपोर्ट आ रही है। हुमिंग उससे बोलती है, ये कोई पोर्टल फ्रैक्चर नहीं हो रही है, बल्कि चारों तरफ बहुत सारी फाइट हो रही है। और तभी कंट्रोल रूम का एक बंदा ब्रांच मैनेजर को बताता है कि रिपोर्ट के मुताबिक हान रिवर के पास कैप्टन ली चांगसिक और एक अननोन बंदा आपस में फाइट कर रही है। चोंगसिक क्लैन के हंटर ग्रुप ने सीन को देखकर कंफर्म किया है। और उसी टाइम कंट्रोल रूम का दूसरा बंदा ब्रांच मैनेजर से बोलता है कि होप अनाथ आश्रम से एक रिपोर्ट आई है कि वहां पर सियो डोंगचुंग और एक अनोर बंदा वो दोनों भी आपस में फाइट कर रही है। ये सब सुनकर ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है, लगता है कि ये जितने भी अनोन बंदे हैं जो हमारे हंटरों के साथ में फाइट कर रहे हैं, ये होनस ऑर्गेनाइजेशन से है। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर हुमिंग से बोलता है, क्योंकि चोसुंग क्लैन पहले से हान रिवर के पास है तो वो ली चांगसी की हेल्प कर सकती है, इसलिए हम होप अनाथ आश्रम की हेल्प करने के लिए जाएंगे। जल्दी से हमारी यूनिट को वहां पर भेज दो। तो हुमिंग बोलती है, ठीक है सर। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हान रिवर का सीन देखते हैं जहां पर वो ब्लैक मैन ली चांगसी के साथ में फाइट कर रहा होता है। वो ली चांगसिक से बोलता है, मैंने कोरिया हंटरों के बारे में जितना सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा बेटर हो। आगे से ली चांगसिक उस ब्लैक मैन को अपनी बीच की उंगली दिखाती हुई बोलती है, बाढ़ में जाओ गधे। ये सुनकर उस ब्लैक मैन को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। ये बोलकर वो अपनी मैग्नेटिक स्टॉर्म स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और वो उसे ली चांगसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि ली चांगसी की बॉडी अपने आप उसके अटैक के आगे जाने लग जाती है। ली चांगसी हैरानी से अपने मन में बोलती है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, मेरी बॉडी अपने आप उसके अटैक के आगे जा रही है। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर एक आवाज आती है जो उन दोनों को रुकने के लिए कहते हैं। उस आवाज को सुनकर वो ब्लैक मैन भी हैरान हो जाता है और फिर वहाँ पर बैक हेरिन आ जाती है। वो ली चांगसी के सामने आकर उसके सामने एक शील्ड बना देती है, जिससे कि उन दोनों का अटैक कैंसिल हो जाता है। बैक हेरिन ली चांगसी से बोलते हैं, आखिर तुम इसके सामने कैसे हार सकती है? तो ली चांगसिक बोलती है, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। बैक हेरिन ली चांगसिक से बोलती है, मुझे एक कॉल आया था कि मुझे तुम्हें बचाना और क्या ये बंदा होनस ऑर्गेनाइजेशन से है? ये सुनकर ली चांगसिक कंफ्यूजन में बोलती है, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये होनस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये सुनकर बैक हेरिन उससे पूछती है, क्या तुमने एसोसिएशन ने जो एस रैंक के हंटरों के लिए जो जरूरी नोटिस सेंड किया था, क्या तुमने उसको नहीं देखा है? और उसी टाइम वहाँ पर ली चांगसिक के क्लैन के भी बंदे आ जाते हैं। वो ली चांगसिक से बोलते हैं, लीडर क्या आप ठीक है, हमें माफ कर देना, हमें यहाँ पर आने में काफी ज्यादा देरी हो गई। इन लोगों की फालतू बकचोदी को देखकर उस ब्लैक मैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने पक्ष में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, तुम लोग मेरी एक्साइटमेंट को मार रहे हो। ये बोलकर वो बैक हेरिन के ऊपर बहुत ही पावरफुल पंच मार देता है। आगे से बैक हेरिन अपनी ऑरा स्किल शील्ड ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बन जाती है, जिससे कि उस ब्लैक मैन का अटैक सीधा बैक हेरिन की शील्ड से जाकर टकराता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उससे काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है। ली चांगसी की क्लैन के बंदे इस अटैक की पावर को फील करते हुए बोलते हैं, इन दोनों का अटैक तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। ली चांगसी अपने क्लैन के बंदे से बोलती है, जल्दी से मुझे मेरा वेपन वापस दो। तो वो बंदा जल्दी से ली चांगसी का वेपन उसे दे देता है, क्योंकि वो ली चांगसी का वेपन अपने साथ लेकर आया होता है। ली चांगसी अपनी स्वॉर्ड लेने के बाद अपने ऑरा की पावर अपनी स्वॉर्ड में डाल देती है, अपनी स्वॉर्ड को फुल चार्ज कर लेती है और उस ब्लैक मैन से बोलती है, अब तुम मरने वाले हो। आगे से वो ब्लैक मैन अपने मन में सोचता है, मुझे लगता है मैंने अपने शिकार को पकड़ने से पहले मैंने अपने कुछ ज्यादा ही पावर का यूज कर लिया, इसलिए आज के लिए इतना काफी है। ये बोलकर वो ब्लैक मैन वहाँ से गायब हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। ये देखकर बैक हेरिन बोलती है, ये कमीना तो यहाँ से भाग चुका है। ली चांगसिक ने भी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया होता है। ली चांगसिक बोलती है, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ये बोलकर ली चांगसिक वहीं पर बेहोश हो जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर ली चांगसिक के क्लैन के बंदे बोलते हैं, लीडर क्या आप ठीक है? बैक हेरिन लोगों से बोलती है, जल्दी से ली चांगसिक को उठाओ और इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम होप अनाथ आश्रम का सीन देखते हैं। वहाँ पर जितने भी बंदे और छोटे बच्चे होते हैं वो सभी मोस्टर शेल्टर के अंदर छुप कर बैठे होते हैं। उनमें से एक छोटा बच्चा सियो डोंगचू की सिस्टर से बोलता है, क्या डायरेक्टर ठीक होगा? तो सियो डोंगचू की सिस्टर बोलती है, हाँ वो ठीक होगा, तुम्हें पता नहीं वो हमेशा हमसे क्या बोला करता था। और तभी वहाँ पर एक और छोटा बच्चा आ जाता है। वो सियो डोंगचू की एक्टिंग करते हुए बोलता है, मेरा नाम सियो डोंगचू और मैं साउथ कोरिया का नंबर 1 हंटर हूँ, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। उसको देखकर वहाँ पर सभी लोग हंसने लग जाती है। और फिर सीन सियो डोंगचू की फाइट पे आ जाता है, जहाँ पर वो बंदा अपनी एनर्जी से काफी सारे अटैक सियो डोंगचू के ऊपर कर देता है। तो आगे से सियो डोंगचू अपने वेपन को घुमाते हुए उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। सियो डोंगचू ने भी अपनी काफी ज्यादा एनर्जी का यूज कर लिया होता है। सियो डोंगचू बोलता है, आखिर मैं इसके अटैक में से कोई वीक पॉइंट क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ? वो बॉडी मैन अपने दोनों हाथों में ब्लड की एनर्जी निकालते हुए बोलता है, अब इसे खत्म करने का टाइम आ गया। ये बोलकर वो अपनी ब्लड एनर्जी को
आसमान की तरफ कर देता है। ये देखकर सियो डोंग चुंग हैरानी से बोलता अब ये क्या, अब ये फिर से क्या करने वाला है। वो बॉडी मैन अपने ब्लड एनर्जी को आसमान में भेजने के बाद अपने सभी एनर्जी को ब्लड स्पाइक्स में बदल देता है और इससे वो सियो डोंग चुंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सियो डोंग चुंग भी हैरान हो जाता है। सियो डोंग चुंग जल्दी से अपनी ऑरा स्किल थंडरस्टॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे कि सियो डोंग चुंग के चारों तरफ बहुत सारे थंडरस्टॉर्म आ जाते हैं और वो उन सभी स्पाइक्स के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ से जैसे ही धुआं हटता है तो सियो डोंग चुंग अभी भी वहीं पर खड़ा होता है। उसकी बॉडी के अंदर काफी सारे ब्लड स्पाइक्स लगे होती है और सियो डोंग चुंग बहुत ज्यादा घायल होता है। उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। सियो डोंग चुंग बोलता है बाढ़ में जाओ, मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकता। ये बोलकर सियो डोंग चुंग वहीं पर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये वाला अटैक करने के कारण उस बॉडी मैन का भी हाथ कांप रहा होता है। वो बॉडी मैन बोलता है ये बंदा सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैंने अपनी लगभग सारी एनर्जी का यूज कर लिया है। और उसी टाइम उसे वहाँ पर कुछ फील होता है और वो जल्दी से वहाँ से गायब होकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम र्यूसियो के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पर जमीन पर काफी सारा ब्लड पड़ा होता है। र्यूसियो अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपना हाथ उस ब्लड के अंदर रख देती है, जिससे कि र्यूसियो उस ब्लड की मेमोरीज को देखने लग जाती है। और उस मेमोरी को देखने के बाद र्यूसियो बोलती है मैंने ये जो मैक्स की डॉल बनाई थी इसी ने मेरी जान बचाई है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम मैक्स की बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स और मैक्स की फैमिली रहती है। वहाँ पर मैक्स की मॉम टीवी के अंदर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जा रहा होता है कि हान रिवर के पास में जो बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं, पहले लग रहा था वहाँ पर पोर्टल खुलने वाली है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पोर्टल फ्रैक्चर नहीं होने वाली है, बल्कि वहाँ पर ली चांगसी की फाइट एक अननोन बंदे के साथ में हो रही है, जिससे कि वहाँ पर इतने बड़े बड़े धमाके हो रही है। और इसी बीच एक और न्यूज आ रही है कि जो होप अनाथ आश्रम है वहाँ पर भी सियो डोंग चुंग के ऊपर किसी अननोन बंदे ने अटैक किया है। ये सब कुछ देखकर मैक्स की मॉम परेशान होते हुए बोलती है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैक्स कुछ दिनों से घर पर नहीं आया है। ये बोलकर मैक्स की मॉम मैक्स को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाती है तो उसे अपना फोन नहीं मिलता। मैक्स की मॉम बोलती है आखिर मैंने अपना फोन कहाँ पर रख दिया है। और उसी टाइम वहाँ पर मैक्स की सिस्टर भी आ जाती है। मैक्स की सिस्टर मॉम से बोलती है मॉम आखिर आप इतनी रात को क्यों जाग रही हो, और चानो ब्रदर ने मुझसे कहा था कि हमें मैक्स की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैक्स की मॉम बोलती है क्या चानो आखिर उसने तुमसे कांटेक्ट कब किया, और तुम्हारा बड़ा भाई मैक्स कहाँ पर है। मैक्स की सिस्टर बोलती है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मुझे उसके बारे में कुछ भी जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर मैक्स की मॉम को गुस्सा आ जाता है। वो मैक्स की सिस्टर को पीटती हुई बोलती है मैक्स ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है फिर भी तुम उसके बारे में ऐसा बोल रही हो। मैक्स की सिस्टर बोलती है मॉम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीटना बंद करो। और फिर हम उस बिल्डिंग के ऊपर देखते हैं, वहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है और हम देखते हैं कि ये वही क्रिमिनल होता है। वो अपनी जीप को बाहर निकालते हुए बोलते हैं क्या उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था कि इस बिल्डिंग के अंदर जो कोई भी है उनमें से एक को मुझे होस्टेज बनाना है और दूसरे को मुझे मार देना है। और फिर वो क्रिमिनल सीधा मैक्स की मॉम के कमरे के बाहर आ जाता है और वो अपनी एनर्जी से मैक्स के मॉम के कमरे का गेट खोलने लग जाता है। लेकिन जैसे वो क्रिमिनल गेट को टच करता है तो उसे एक शॉक लगता है। वो क्रिमिनल हैरानी से बोलता है आखिर ये क्या चीज है। और हम देखते हैं कि मैक्स के मॉम के गले में जो पेंडेंट होता है ये सब कुछ उसी के कारण हो रहा होता है। उसके कारण उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना होता है। वो क्रिमिनल बोलते हैं क्या उस कमीने ने यहाँ पर कोई प्रोटेक्टिव बैरियर बना रखा है। और उसी टाइम कोई उस क्रिमिनल के पेट में अपना स्पेयर घुसा देता है और उस क्रिमिनल के मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लग जाता है और वो स्पेयर उस क्रिमिनल के आर पार हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये ब्लार्क होता है। ब्लार्क उस क्रिमिनल से बोलता है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने मुंह को बंद रखना क्योंकि ग्रेट लेडी सो रही है। वो क्रिमिनल हैरानी से अपने मन में सोचता है ये तो एक समन किया हुआ मोस्टर है, मैक्स तो यहाँ पर आसपास भी नहीं, आखिर फिर ये मोस्टर यहाँ पर कैसे आ गया। ये सोचकर वो क्रिमिनल ब्लार्क से बोलता है प्लीज एक मिनट रुको, मैं तुम्हें सब कुछ समझाने के लिए तैयार हूँ। ब्लार्क उससे बोलता है मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछने वाला, बल्कि हमारा लॉर्ड खुद पर्सनली तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम पेंथिन के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब होता है और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में से एक बहुत बड़ा पाइथन बाहर निकल आता है और उसके सिर के ऊपर हमारा हीरो मैक्स खड़ा होता है। सिस्टम मैक्स को बताता है तुम्हारा डिमोनिक ड्रैगन ओशन वाला जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है और पेंथिन की जो एडवेट रेट है वो 99 हो चुकी है और रिवॉर्ड में तुम्हारी एब्सोल्यूट मैजिकल बॉडी है वो पूरी तरह से फ्री हो गई है। और फिर हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स की एब्सोल्यूट मैजिकल बॉडी फ्री होने के कारण उसके बाल होते हैं वो व्हाइट हो जाती है। मैक्स बोलता है फाइनली मैं पुराने दिनों के अंदर वापिस आ गया। और तभी ब्लार्क माइंड टू माइंड मैक्स से बोलता है लॉर्ड मैंने फाइनली उस चूहे को पकड़ लिया जो ग्रेट लेडी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। ये सुनकर मैक्स बोलते हैं क्या तुमने उस कमीने को पकड़ लिया है, तुमने काफी अच्छा काम किया है। इसके बाद हम पेंथिन के अंदर ब्लार्क आयरन कासल का सीन देखते हैं। वहाँ पर उस क्रिमिनल को कैद करके रखा होता है। वो क्रिमिनल हैरानी से अपने मन में बोलता है आखिर ये कौन सी जगह है और तभी उसे वहाँ पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है और फिर वहाँ पर मैक्स आ जाता है। पेंथिन के अंदर जितने भी डिमोनिक बीस्ट होते हैं वो सभी मैक्स से
बोलते हैं डीमन लॉर्ड आपकी जय हो, हम आपकी पूजा करते हैं, प्लीज हमें यहाँ से आजाद करवा दे। ये सब कुछ सुनकर मैक्स बोलता आखिर ये कमीने अचानक से मेरी पूजा करने क्यों लग गई है। मैक्स उन डिमोनिक बिस्ट से बोलता है तुम लोग चिंता मत करो, टाइम आने पर मैं तुम सभी को बाहर बुला लूंगा। इसके बाद मैक्स उस क्रिमिनल से बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। ये बोलकर मैक्स अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए बोलता है जल्दी से मुझे बताओ आखिर तुम्हारा मास्टर कौन है। और फिर हम होनस साउथ अल्ट्रा का सीन देखते हैं। वहाँ पर एलहेम और वो दोनों बंदे भी होती है। एलहेम उन दोनों से पूछते हैं तुम्हारे टारगेट का क्या हुआ, क्या तुमने उनको एलिमिनेट कर दिया है। वो बॉडीमैन बोलता है वो दूसरा एस क्लास का हंटर है जिसका नाम सियो डोंगचुंग है, मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया है। और फिर वो ब्लैकमैन बोलता है मैंने भी अपने टारगेट को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही दिया था। ये सुनकर वो बॉडीमैन बोलते हैं क्या ऑलमोस्ट, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने अपने टारगेट को कंप्लीट नहीं किया है। वो ब्लैकमैन बोलता है अगर वो लोग मेरे बीच में नहीं आते तो मैं उस फर्स्ट एस क्लास के हंटर को मार देता। एलहेम उन दोनों को बताता है वो जो क्रिमिनल है वो लापता है, मुझे नहीं पता आखिर वो कहाँ पर है, और वो जो डीमन लड़की है वो मर चुकी है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वो दोनों हैरानी से बोलती है क्या वो डीमन लड़की मारी गई है, लेकिन वो तो सबसे कमजोर हंटर को मारने के लिए गई थी, आखिर वो कैसे मर सकती है। एलहेम अपनी पावर को एक्टिवेट करके अपने सिर को बड़ा कर लेता है और वो उन दोनों से बोलता है मैं तुम लोगों को एक न्यू पावर देने वाला हूँ, इस पावर का यूज करके तुम लोग उस कमीने मैक्स को मार देना। ये बोलकर एलहेम उन दोनों को एक न्यू पावर दे देता है जिसका नाम अथॉरिटी ऑफ अपासल होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर ली चांगसी को अब धीरे धीरे होश आ रहा होता है। इसे देखकर ली चांगसी के क्लैन का एक बंदा एक लड़की से बोलता है जल्दी से यहाँ पर डॉक्टर को बुलाओ और चेयरमैन को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देना कि लीडर जाग चुकी है। वो लड़की बोलती है ठीक है। ली चांगसी को फाइनली होश आ जाता है। वो बोलती है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। ली चांगसी के पास एक लड़की खड़ी होती है। वो उससे बोलती है लीडर क्या तुम ठीक हो, आपने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया था, इसलिए आपको एक ऑरा शॉक लगा था जिसके कारण आप बेहोश हो गए थे। ली चांगसिक जल्दी से खड़ी होकर बैठ जाती है। वो लड़की ली चांगसिक से बोलती है लीडर आपको इस तरह से हिलना नहीं चाहिए। ली चांगसिक उससे बोलती है क्या मुझे ऑरा शॉक लगा था, ये कितनी ज्यादा शर्म की बात है। और फिर ली चांगसिक एक बंदे से पूछती है आखिर बैक हेरिन कहाँ पर है। तो वो बंदा ली चांगसिक को बताता है कि बैक हेरिन है वो सियो डोंगचू के पास गई है। जैसे ही वो बंदा ये बोलता है तो उसके साथ वाला बंदा उससे बोलता है तुम्हें लीडर के सामने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, हमें लीडर को ये सब कुछ नहीं बताना है। ये सुनकर ली चांगसिक उन लोगों से पूछती है आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, क्या सियो डोंगचू को कुछ हो गया, आखिर बैक हेरिन उसके पास क्यों गई है। आगे से वो दोनों बंदे उदास हो जाते हैं। वो ली चांगसिक को बताते हैं कि जिस तरह से आपके ऊपर किसी अननोन बंदे ने अटैक किया था ठीक वैसे ही सियो डोंगचू के ऊपर भी किसी अननोन बंदे ने अटैक कर दिया था और हमें सुनने में आ रहा है कि सियो डोंगचू की जान खतरे में है। ये सुनकर ली चांगसिक काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो जल्दी से अपने बेड पे से उठते हुए बोलती है आखिर उसका इलाज कहाँ पर किया जा रहा है। उसके साथ वाली लड़की ली चांगसिक से बोलती है लीडर आपको खड़ा नहीं होना चाहिए, अभी भी आपको रिकवरी की जरूरत है। तो ली चांगसिक चिल्ला के बोलती है मुझे बताओ आखिर सियो डोंगचू कहाँ पर है। इसके बाद सीन चेंज होता है। की होंग बैक हेरिन से बोलते हैं क्योंकि बैक हेरिन अभी भी सियो डोंगचू को हील कर रही होती है, इसलिए की होंग बैक हेरिन से बोलते हैं सियो डोंगचू के बाहर वाले जितने भी गाँव है वो पहले से ठीक हो चुकी है, इसलिए मुझे लगता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। बैक हेरिन अभी भी सियो डोंगचू को हील करी होती है। बैक हेरिन बोलती है सियो डोंगचू जल्दी से उठो, तुम इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकती हो। और उसी टाइम उस रूम का गेट ओपन होता है और वहाँ पर ली चांगसिक भी आ जाती है। ली चांगसिक की होंग से बोलती है अब मुझसे ये मत बोला कि ये मर चुका है। की होंग उससे बोलता है ये अभी तक मरा नहीं है, ये कोमा के अंदर और हमें मेडिकल डेटा से पता चला है कि इसका ब्रेन डेड हो चुका है। ली चांगसिक गुस्से से बोलते हैं आखिर वो होनस ऑर्गेनाइजेशन वाले अननोन बंदे कौन है। की होंग बोलते हैं हंटर एसोसिएशन अभी भी उन लोगों को ट्रैक कर रही है। और तभी की होंग के पास उसके फोन में एक कॉल आ जाता है। की होंग जल्दी से उस कॉल को पिक कर लेता है। तो कॉल पे डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर की होंग को बताता है कि यहाँ पर एक जगह पर एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। ये सुनकर की होंग हैरानी से बोलते हैं क्या एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। ये सुनकर बैक हेरिन और ली चांगसिक वो दोनों भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम हंटर एसोसिएशन में कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग उस एस क्लास की पोर्टल को देख रही होती है और उस पोर्टल को देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्रांच मैनेजर अपने मन में सोचता है ली चांगसिक ने पहले अपनी पूरी एनर्जी का यूज कर लिया इसलिए वो ओरा शॉक के अंदर है, और जो सियो डोंगचू है वो भी कोमा के अंदर, और जो हान्यूल है वो ओरा मशीन को ठीक कर रहा है, और जो बैक हेरिन है वो एक स्पोर्ट टाइप की हंटर है। आखिर इस एस क्लास की पोर्टल को कौन रोकेगा। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर चिल्ला के वहाँ पर सभी लोगों से बोलते हैं अब से यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है और हंटर एसोसिएशन में जितने भी हंटर है उन सभी को इकट्ठा कर लो। तो ब्रांच मैनेजर की बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम लग जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है। हम ब्लैक आयरन कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर उस क्रिमिनल की आंखों से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है क्योंकि मैक्स अपनी पावर का यूज करके उस क्रिमिनल की सारी मेमोरीज को देख रहा होता है। मैक्स अपनी पावर का यूज करने के बाद उस क्रिमिनल की सारी मेमोरी को देख लेता है
उस क्रिमिनल की पूरी मेमोरी देखने के बाद मैक्स बोलता है अच्छा तो तुम्हारा बॉस वो आंख वाला बंदा है। और फिर सीन चेंज होता है, हम सड़क का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक होता है। वहाँ पर एक लड़की न्यूज रिपोर्टिंग दे रही होती है कि यहाँ पर सड़क पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि जब से वो एस क्लास का पोर्टल ओपन हुआ है तो यहाँ के जितने भी लोग हैं वो उस पोर्टल से बचने के लिए सिटी को छोड़कर बाहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। और दूसरी तरफ जो गाड़ियां जा रही हैं जिनका कोई एंड नहीं है, उन सभी में हंटर है, वो सभी उस एस क्लास की पोर्टल के पास जा रही है, क्योंकि फिलहाल के लिए जो फर्स्ट और सेकंड एस क्लास के हंटर है यानी कि सियो डोंगचुंग और ली चांगसिक वो भी घायल है, इसलिए वो लोग इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर नहीं कर सकते। और फिलहाल के लिए एसोसिएशन भी इस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैक्स की सिस्टर जिसू एक बड़े से बैग को रेडी कर लेती है। मैक्स की मॉम जिसू से बोलती है जिसू आखिर तुमने इतने बड़े बैग को तैयार क्यों किया है। जिसू बोलती है मॉम हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बाहर एकदम से तबाही मची हुई है। ये सुनकर मैक्स की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वो जिसू को मारने के लिए रेडी होते हुए बोलती है तुम्हारा बड़ा भाई अभी तक घर पर नहीं आया और तुम यहाँ से भागना चाहती हो। जिसू बोलती है मॉम आखिर तुम बड़े भाई की चिंता क्यों कर रही हो, क्या तुमने उसे मॉन्स्टर को हराते हुए नहीं देखा, वो एक एस क्लास का हंटर है। लेकिन तभी उन दोनों को अपने पीछे एक आवाज सुनाई देती है, वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखकर मैक्स की मॉम बोलती है मैक्स आखिर तुम्हारे बालों को क्या हो गया, क्या तुमने अपने बालों को कलर करवाया है। मैक्स बोलता आखिर तुम लोग किस कलर के बारे में बात कर रहे हो और तुम लोग कहाँ पर जा रही हो। जिसू मैक्स से बोलती है यहाँ पर एक एस क्लास का पोर्टल ओपन हो चुका है तो ये जगह खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैंने अपना सामान पैक कर लिया, अगर तुम भी हमारे साथ जाना चाहते हो तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ये सुनकर मैक्स अपनी मॉम से बोलते हैं मॉम मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो मैक्स की मॉम बोलती है हाँ बेटा मुझे बताओ आखिर तुम मुझसे क्या बताना चाहते हो। मैक्स अपनी मॉम को बताता है कि मॉम तुम और जिसू इसी घर में रहना, पूरे कोरिया में यही जगह है जो सबसे ज्यादा सेफ है, मैं यही बताने के लिए घर वापिस आया हूँ। और जैसा कि जिसू ने कहा था कि मैं मॉन्स्टर को मारने में कितना ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं अभी उन मॉन्स्टर को मार के वापिस आता हूँ। ये सुनकर मैक्स की मॉम बोलती है ठीक है। इसके बाद मैक्स अपनी खतरनाक एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है मेरे जाने का टाइम आ गया है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज्यादा फाड़ू होने वाला है, क्योंकि मैक्स अकेला उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पहले तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा भैया 9 मिनट का बना ही देते हैं, इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन मैंने हिलाया था और अपने कपड़े से मैंने पंप को साफ किया था, यानी कि अपने बच्चे को मारा था। तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों ने आज हिलाया था या फिर नहीं। और साला में ये क्या बकवास मार रहा हूँ, कुछ भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था मैक्स अपनी मॉम और सिस्टर को उसी घर में रहने के लिए बोल देता है, और एपिसोड के लास्ट में मैक्स अपनी खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए बोलता अब मेरे जाने का टाइम हो चुका है। और फिर हम काफी सारे टैंक्स को देखते हैं जो कि सभी उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ जा रही होती है, और ये सारी की सारी मिलिट्री आर्मी होती है। ये लोग वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जा रही होती है। इसके बाद हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्रांच मैनेजर उस एस क्लास की पोर्टल को देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए अपने मन में सोचता आखिर इसी टाइम यहाँ पर ये एस क्लास की पोर्टल ओपन कैसे हो सकती है। और तभी हुमिंग के पास में एक मैसेज आता है। हुमिंग ब्रांच मैनेजर से बोलती है ब्रांच मैनेजर ये जो एस क्लास की पोर्टल है इसके ऊपर डायसुंग क्लैन ने बोली लगाई है, यानी कि वो उसे क्लियर करना चाहता है। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, वो जोर से चिल्ला के बोलता है ठीक है, और सभी लोग उसकी तरफ अजीब तरीके से देखने लग जाती है। ब्रांच मैनेजर खुद को ठीक करते हुए बोलता है तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था। तो अब ये डिसाइड हो चुका है कि इस एस क्लास की पोर्टल को डायसुंग क्लैन क्लियर करेगी। हुमिंग तुम इस न्यूज को सभी फोर्सेस में फैला दो। ये सुनकर हुमिंग बोलती है ठीक है सर, मैं भी इस न्यूज को सभी फोर्सेस में फैला देती हूँ। और फिर सीन चेंज होता है, हम उस एस क्लास वाली पोर्टल की जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे हंटर होते हैं और एक हंटर उन सभी को लीड कर रहा होता है। वहाँ पर दो हंटर आपस में बात करते हैं। पहला हंटर बोलता है मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा है जो इस एस क्लास की पोर्टल के ऊपर अटैक कर सकता है। दूसरा हंटर बोलता है मुझे लगता है कि हम सिर्फ मॉन्स्टरों का चारा बनने वाले हैं, क्योंकि इस एस क्लास की पोर्टल के अंदर जो मॉन्स्टर है हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर जितने भी हंटर होते हैं उन सभी के मोबाइल में एक इमरजेंसी नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा होता है कि जो डायसुंग क्लैन है वो इस एस क्लास की पोर्टल के ऊपर अटैक करने वाली है। और उसी टाइम वहाँ पर आसमान में एक ड्रैगन आ जाता है, वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से दहाड़ता है, जिससे कि वहाँ पर नीचे जितने भी हंटर खड़े होते हैं उन सभी को प्रॉब्लम होने लग जाती है और वो अपने कानों को बंद कर लेती है। वो हंटर बोलते हैं देखो आसमान
आसमान के अंदर कुछ फ्लाई कर रहा है। वो ड्रैगन बहुत ही स्पीड से फ्लाई करता हुआ उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ चला जाता है। उस ड्रैगन को देखकर काफी हंटर पहचान जाती हैं। वो लोग बोलते हैं ये तो मैक्स का ड्रैगन है और इसी की क्लैन इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर करने वाली है। और फिर हम कंट्रोल रूम का सीन देखते हैं। ये सब कुछ ब्रांच मैनेजर भी देख रहा होता है। ब्रांच मैनेजर बोलता है अब आगे जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैक्स के हाथों में है। इसके बाद सीन वापिस से मैक्स पे आ जाता है। मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर फ्लाई करते हुए उस एस क्लास की पोर्टल के बहुत ज्यादा पास चला जाता है। एक रिपोर्टर अपने कैमरामैन से बोलता है ये न्यूज बहुत ज्यादा तकड़ी है, जल्दी से इसे ब्रॉडकास्ट करो क्योंकि डायसों क्लैन अकेली इस एस क्लास की पोर्टल के ऊपर अटैक करने वाली है। मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर फ्लाई करता हुआ सीधा उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर चला जाता है। उस पोर्टल के अंदर आने के बाद वहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होती है। मैक्स अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि यहाँ का जो तापमान है वो -70 डिग्री से भी कम है। और उसी टाइम वहाँ पर वो ब्लैकमैन भी आ जाता है। वो अपने मैग्नेटिक स्टॉर्म का यूज करते हुए सीधा मैक्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इससे मैक्स को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। मैक्स आराम से अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा रहता है और तभी मैक्स का ड्रैगन अपने बड़े से मुंह को खोलकर अपने अटैक को चार्ज करने लग जाता है। मैक्स का ड्रैगन अपने अटैक को चार्ज करने के बाद वो अपने मुंह से बहुत सारी फायर निकालता है और उसे उस ब्लैक मैन के ऊपर अटैक कर देता है। वो ब्लैक मैन जल्दी से अपने हाथ को आगे की तरफ करके अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है जिससे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मैक्स बोलता है लगता है कि तुम यहाँ से भागना चाहते हो। ये बोलकर मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर से नीचे जंप लगा देता है और साथ ही मैक्स अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को भी बुला लेता है। मैक्स जल्दी से ब्रेथ ऑफ फायर किंग स्किल का यूज करते हुए अपने स्वॉर्ड से बहुत सारी फायर निकालकर उस जगह पर अटैक करता है जिससे कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। मैक्स नीचे जमीन पर आ जाता है। मैक्स उस ब्लैक मैन से बोलता है अगर तुमने अपने गेम को खेल लिया तो तुम उस जगह से बाहर आ सकती हो। और फिर हम उस ब्लैक मैन को देखते हैं। वो उस धमाके वाली जगह से बाहर आ जाता है। वो बिल्कुल ठीक होता है और फिर मैक्स और वो ब्लैक मैन दोनों आमने सामने खड़ी हो जाती है। वो ब्लैक मैन मैक्स से बोलता है तुम एक एस क्लास के हंटर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। मैक्स उससे बोलता है तुम्हारे पास और कुछ बचा है जो तुम मुझे दिखाना चाहती हो। वो ब्लैक मैन जोर से अपने पंच को जमीन से मारता है और वो अपनी अपासल डोमेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि उसकी बॉडी के सारे कपड़े फट जाते हैं और उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलने लग जाती है। उस ब्लैक मैन की हट्टी कट्टी बॉडी को देखकर मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसते हुए बोलता है हाँ तुमने अब की ना काम वाली बात, अब तुम देखने में थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही हो। वो ब्लैक मैन मैक्स से बोलता है तुम्हारे पास ये अब अच्छा टाइम है ये जानने का आखिर तुम कितनी पावर को हैंडल कर सकती हो। ये बोलकर वो ब्लैक मैन अपने पीछे स्पेस को फाड़ देता है और उस स्पेस के अंदर से वो एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड को निकालता है। उसे देखकर मैक्स जोर जोर से हंसने लग जाता है। मैक्स बोलता है अगर तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो तो तुम इतना तो कर ही सकती हो। ये बोलकर मैक्स अपने मैजिक इंटेंट को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि मैक्स के अंदर से एकदम फाड़ू एनर्जी निकलती है जिसे देखकर उस ब्लैक मैन की फटके चार हो जाती है। वो ब्लैक मैन बोलता है आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इस बच्चे के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे वो बॉडी मैन भी आ जाता है। वो बॉडी मैन अपने हाथ के अंदर काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके एक एनर्जी बॉल को बना लेता है। वो बॉडी मैन बोलता है अक्सर बड़ी बड़ी स्किल के अंदर काफी सारी कमियां होती हैं, इसके मैंने को यही नहीं पता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ। मैक्स उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं क्या तुम इतनी जल्दी मरना चाहते हो जो तुम बाहर आ गए हो। ये सुनकर वो बॉडी मैन अपने मन में सोचते हैं कैसे स्टार्टिंग से पता था कि मैं भी यहाँ पर हूँ। और तभी वो ब्लैक मैन अपने बड़े से एस्ट्रॉइड को सीधा मैक्स के ऊपर फेंक देता है। मैक्स जल्दी से अपने किंग ऑफ रेथ स्किल को एक्टिवेट करके अपनी स्वॉर्ड को बहुत ही स्पीड से घुमाते हुए एक बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक करता है। मैक्स का ये वाला अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि मैक्स के सामने जो एस्ट्रॉइड होता है वो बीच में से कट जाता है और साथ ही मैक्स का अटैक उस ब्लैक मैन को भी बीच में से काट देता है। वो एस्ट्रॉइड बीच में से कटने के बाद उस एस्ट्रॉइड के दोनों टुकड़े मैक्स के साइड से निकलकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं और मैक्स बहुत ही कूल तरीके से खड़ा रहता है। मैक्स की इतनी ज्यादा टेरिफाइंग पावर को देखकर वो बॉडी मैन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो बॉडी मैन अपने मन में सोचता आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। मुझे लगता है कि यहाँ तक कि एलहेम के पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं होगी। वो बॉडी मैन आगे कुछ भी कर पाता है। इससे पहले मैक्स बहुत ही स्पीड से उसके पास जाकर उसको गले से पकड़ लेता है। मैक्स उससे बोलता है जब भी तुम किसी स्किल का यूज करते हो तो वो तुम्हें एक्सपोज कर देती है, इस चीज का आगे से ध्यान रखना। और फिर मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से उस बॉडी मैन से पूछता आखिर वो आंख वाला बंदा कहाँ पर है। लेकिन उसी टाइम मैक्स के साइड में एलहेम की आंख आ जाती है और एक एक करके वहाँ पर काफी सारी आंखें आ जाती है। उनको देखकर मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है तो फाइनली ये आंख वाला बंदा यहाँ पर आ ही गया। ये बोलकर मैक्स उस बॉडी मैन को उठाकर अपनी साइड में फेंक देता है। एलहेम मैक्स को देखकर बोलता है अच्छा तो तुम्हारी पावर अवेकनर से डिफरेंट है, मैं खुद पर्सनली तुम्हारी पावर को टेस्ट करूंगा। ये बोलकर एलहेम अपनी
अपनी एक पावर को एक्टिवेट करता है जिससे कि वहाँ पर जितनी भी आंखें होती है उनमें से एक रेड एनर्जी निकलकर मैक्स की तरफ जाने लग जाती है। उस रेड एनर्जी के कारण वहाँ पर जो बॉडी मैन होता है उसका हाथ पत्थर का बदलने लग जाता है। वो बॉडी मैन बोलता है प्लीज सर रुक जाइए, लेकिन एलहम अपनी पावर को नहीं रोकता है जिससे कि वो बॉडी मैन वहाँ पर पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। दूसरी तरफ मैक्स भी अपने खतरनाक ऑरे को रिलीज करता है जिससे कि मैक्स को उस रेड एनर्जी से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्स अपनी स्वॉर्ड को उठाकर बोलता अब अटैक करने की मेरी बारी है। ये बोलकर मैक्स अपनी एक्सट्रीम फायर बॉल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि मैक्स के सामने एक बहुत बड़ा फायर बॉल आ जाता है। मैक्स बहुत ही खतरनाक तरीके से एलहम से बोलता है मुझे जल्दी से अपनी रियल बॉडी दिखाओ, आखिर तुम कहाँ पर हो। ये बोलकर मैक्स अपने फायर बॉलों से उन सभी आंखों के ऊपर अटैक कर देता है जिससे कि वहाँ पर काफी सारे ब्लास्ट होती है और उनमें से एक फायर बॉल उस बॉडी मैन को भी जाकर लगता है जिससे कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ से सारा धुआं हट जाता है, वहाँ पर एकदम शांत माहौल हो जाता है। मैक्स बोलता है मुझे पता है कि तुम मेरे इस अटैक से अभी भी नहीं मरे हो, इसलिए जल्दी से बाहर आ जाओ। तो मैक्स की बात सुनकर वहाँ पर एलहम की आंख वापिस आ जाती है। एलहम मैक्स से बोलता है तुम्हारी ये जो पावर है ये इस दुनिया से नहीं, आखिर तुम कहाँ से हो। आगे से मैक्स उससे बोलता आखिर तुम ये क्यों जानना चाहते हो, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे तो मैं भी तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ये सुनकर एलहम बोलता अच्छा तो तुम मुझसे डील करना चाहती हो। मैक्स बोलता हाँ तो फिर तुमने क्या डिसाइड किया है। एलहम मैक्स से बोलता है मुझे डील बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही एलहम अपने मन में सोच रहा होता है अगर एक बार ये लड़का मेरे पास आ गया तो मैं इसको पकड़कर इसकी बॉडी से इसका दिल बाहर निकाल लूंगा। एलहम की ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। और हाँ मैंने अपने फर्स्ट चैनल के ऊपर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर मरने के बाद एक फूल के अंदर रिबॉर्न हो जाता है और उसके पास एक चूतिया सा सिस्टम होता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को प्लांट के जीन देता है और हमारा हीरो उन प्लांट के जीन को अपने साथ में फ्यूज करके स्ट्रॉन्ग होता जाता है। और हमारे हीरो का दोस्त एक चिपकली होता है। ये स्टोरी अगर देखनी है तो इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था एलम मैक्स से बोलता है तुम्हारी ये जो पावर है वो इस दुनिया से नहीं हो, आखिर तुम कहाँ से हो। आगे से मैक्स उससे बोलता अगर तुम मेरे सवालों का जवाब देते हो तो मैं भी तुम्हारे सवालों का जवाब दे दूंगा। ये सुनकर एलहम बोलता है अच्छा तो तुम मेरे साथ डील करना चाहते हो, मुझे डील बहुत ज्यादा पसंद है। और साथ ही एलम अपने मन में सोच रहा होता है कि साले एक बार पास तो आ जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से तुम्हारा दिल निकाल लूंगा। और फिर मैक्स एलहम से बोलता है तो फिर ठीक है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। ये बोलकर मैक्स अपनी घोस्ट आई को एक्टिवेट कर लेता है जिससे कि मैक्स किसी की भी यादों को देख सकता है। एलहम मैक्स से बोलता आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी इस तरह की घटिया चालें मुझ पर काम नहीं करेगी। मैक्स उससे बोलते कमीने मैंने तो तुझ पर स्टार्टिंग से ही भरोसा नहीं किया था, अब जल्दी से तुम्हारी जितनी भी मेमोरी है वो मुझे दे दो। इसके बाद मैक्स एलहम की मेमोरी को देखने लग जाता है। मैक्स एलहम की मेमोरी में एक टाइटन प्लेनेट पर हेक्टोन नाम की जगह को देखता है। वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग होता है, वो उस प्लेनेट के सभी बंदों को मार देता है और उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर मैक्स हॉर्नस नेबुला का सीन देखता है, वहाँ पर भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग होता है। वो उन 4 हॉर्नस क्लैन के बंदों से बोलता है हेक्टोन के जितने भी वंशज थे वो सभी मर चुके हैं, सिर्फ हम ही लोग बचे हैं और मैं उन जायंट्स को दोबारा से जगाने के लिए उन स्टार की डायमेंशन को ओपन कर दूंगा जिनके अंदर लाइफ है। अगर हम उस स्टार के ऊपर काफी सारे पोर्टल को ओपन करके उस स्टार को पूरी तरह से इथर एनर्जी से भर देते हैं तो हम अपने प्लान में कामयाब हो सकती है। इसके बाद मैक्स डार्क साइड का सीन देखते हैं जहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं वो उस जगह पर आपस में मिलती हैं। वहाँ पर अर्थ के जितने भी पावरफुल बंदे होते हैं वो दूसरे रेसेस के साथ में बात करने के लिए आई होती हैं। वहाँ पर एक बंदा बोलता है क्या उन लोगों ने जो कहा वो सच है कि वो हमें एक इंटरनल लाइफ को दे सकती है। दूसरा बोलता है एक बार इन एनर्जी से भरी हुई बड़ी बड़ी बॉलों को तो देखो, इसलिए वो लोग सच्ची बोल रहे होंगे। इस एनर्जी की बॉल से हम पूरे अर्थ के ऊपर रूल कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर दूसरे रेस का एक और बीइंग आ जाता है। वो उन सभी बंदों से बोलता है हेलो अर्थ के लीडर, तुम सभी लोगों से मिलकर अच्छा लगा, मैं यहाँ पर तुम लोगों को इंटरनल लाइफ का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ। इसके बाद मैक्स आगे कुछ भी देख पाता है इससे पहले एलम अपने एक आंख को निकाल देता है और अपना कनेक्शन उससे तोड़ देता है ताकि मैक्स उसकी आगे की कोई भी मेमोरी ना देख पाए। एलहम गुस्से से बोलता है अब मुझे पता है कि आखिर उसकी पावर कहाँ से आती है, ये स्पेस का वही कोड है डीमन बीस्ट नेबुला, कहीं ऐसा तो नहीं है वो उस जगह का रूलर है। इसके बाद सीन वापिस से मैक्स पे आ जाता है। मैक्स बोलते है उस कमीने आंख वाले बंदे के पास तो हजारों लाखों सालों की यादें हैं, जब मैं 1 सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उस कमीने ने अपनी आंख से कनेक्शन तोड़कर वो कमीना यहाँ
यहाँ से भाग गया। क्या वो आंख वाला बंदा फाइनल बॉस है और जायंट को दोबारा से जगाना, क्या यही उनका टारगेट है? और उस आंख वाले बंदे से मुझे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मैं उसे ठीक से ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर मैक्स वहाँ पर आसपास देखते हुए बोलता है ये एक एस क्लास की पोर्टल है, लेकिन यहाँ पर एक भी मॉन्स्टर नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी मैक्स को कुछ दिखाई देता है। वहाँ पर जो बॉडी मैन और ब्लैक मैन की जो बॉडी पड़ी होती है उनमें से काफी सारी एनर्जी निकलती है और आसमान में जाकर वहाँ पर एक जगह पर इकट्ठा होने लग जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम उस एस क्लास की पोर्टल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर हानिल और बैक हेरन के अलावा वहाँ पर काफी सारे लोग आए होती हैं। और तभी वहाँ पर ब्रांच मैनेजर भी आ जाता है। वो उन दोनों के पास आकर हानिल से बोलता है यहाँ पर पोर्टल फ्रैक्चर और यहाँ की जितनी भी सिचुएशन है उन सभी को संभालने के लिए तुम दोनों का बहुत ज्यादा थैंक यू। और साथ ही मैंने ये भी सुना है कि डायरेक्टर हानिल आप अपने दोनों हाथों का यूज नहीं कर सकते, आखिर आपके साथ में क्या हो गया? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था जब हानिल की फाइट उस गोटमैन के साथ में हुई थी तो उस गोटमैन ने हानिल के दोनों हाथों को काट दिया था। हानिल बोलते हैं मैंने अपने हाथों के साथ में कुछ न्यू इक्विपमेंट को एक्यूप कर लिया है, कुछ टेक्निकल लिमिटेशन के बावजूद मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। बैकहेरिन ब्रांच मैनेजर से पूछती है आखिर हंटर मैक्स को इस एस क्लास की पोर्टल के अंदर गए हुए कितना टाइम हो गया है? ब्रांच मैनेजर बैकहेरिन को बताता है कि मुझे लगता है कि 3 घंटों से भी कम टाइम हुआ है। अगर वो इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर करने में फेल भी हो जाता है फिर भी हमारे पास चांस है कि हम दूसरी बार इस पोर्टल के ऊपर अटैक करके इसे क्लियर कर दें। और यही बात हंटर मैक्स की तो वो मुझे पूरा यकीन है कि वो वहाँ से सेफली वापस आ सकता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरा मास्टर उस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर नहीं कर पाएगा? और हम देखते हैं कि ये आवाज रूसियो की होती है। रूसियो लोगों के पास आकर उनसे बोलती है क्या तुम लोगों को नहीं पता है कि मास्टर मैक्स कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? रूसियो को देखकर बैकहेरिन बोलती है आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई है? रूसियो उन तीनों से बोलती है जो होनस ऑर्गेनाइजेशन के जो असेसन है उनमें से एक असेसन मुझे मारने के लिए मेरे घर पर आया था। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्रांच मैनेजर रूसियो से पूछता है तो क्या फिर तुम्हारी उसके साथ में फाइट हुई लेकिन तुम्हें तो कोई भी चोट नहीं लगी, आखिर उसके साथ क्या हुआ? रूसियो बोलती है वो मेरी डॉल के साथ में फाइट करते हुए मारी गई। ये सुनकर वो तीनों फिर से हैरान हो जाती है। हानिल अपने मन में बोलते हैं क्या ये उस कर्स डॉल की बात कर रही है जिसे ये हमेशा अपने पास रखती है? रूसियो बोलती है इस बार मैंने एक स्पेशल डॉल बनाई थी जिसकी पावर मेरी जो कर्स डॉल है उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। उसने उस एसेसन को मार डाला लेकिन उससे फाइट करने के दौरान उसकी सारी पावर चली गई। लेकिन मैं उस डॉल को दोबारा से जिंदा करने के लिए मैं मास्टर मैक्स के साथ में अपना रिलेशन और भी अच्छा बनाऊंगी। और तभी वहाँ पर कुछ हंटर उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ देखते हुए बोलते हैं देखो उस एस क्लास की पोर्टल का कलर चेंज हो रहा है, यानी कि वो पोर्टल क्लियर हो गई है। ये सुनकर वो चारों हैरानी से उस पोर्टल की तरफ देखने लग जाते हैं। इसके बाद हम वापिस उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर उन दोनों बंदों की बॉडी से एनर्जी निकलकर 2 क्रिस्टल में बदल जाती है और उन दोनों क्रिस्टल को ही मैक्स ले लेता है। सिस्टम मैक्स से बोलते हैं आपने ग्रेट एस्ट्रॉइड की पावर को हासिल कर लिया है और साथ ही आपको 2 इथर कोर मिली हैं जो कि किसी को भी एस ग्रेड में अवेकन कर सकती है। मैक्स उन दोनों क्रिस्टलों को देखते हुए बोलते हैं आखिर इन दोनों क्रिस्टलों का कितना प्राइस होगा, तो क्या फिर मुझे इन दोनों को टेस्ट करना चाहिए? इसके बाद मैक्स अपने ड्रैगन के ऊपर सवार होकर उस एस क्लास की पोर्टल के बाहर आ जाता है और मैक्स को देखकर वहाँ पर सभी हंटर और सभी बंदे मैक्स को चीयर करने लग जाते हैं। मैक्स को देखकर हानिल और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और रूसियो तो मैक्स को हाई कर रही होती है और मैक्स भी उन चारों की तरफ देखता है। मैक्स को देखकर वहाँ पर लोग आपस में बात करती हैं इसने अकेली इस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कर दिया, आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और फिर मैक्स का ड्रैगन नीचे जमीन पर आ जाता है। मैक्स का ड्रैगन उन बंदों को देखकर एक जोरदार रोर करता है। इसके बाद मैक्स अपने ड्रैगन से नीचे आ जाता है, वो उस ड्रैगन को अपनी इन्वेंटरी में रख लेता है। ब्रांच मैनेजर मैक्स के पास आकर मैक्स से बोलता है मिस्टर मैक्स मैं आपको हंटर एसोसिएशन की तरफ से दिल से थैंक यू बोलता हूँ। और फिर वहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं वो मैक्स से बोलते हैं मिस्टर मैक्स हम भी आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, अगर आप नहीं होते तो इस एस क्लास की पोर्टल को कोई भी क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए हम भी आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। लेकिन हमारा मैक्स तो मैक्स ही है, मैक्स को इन सब चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। मैक्स अपने मन में बोलता है ये सब कितना ज्यादा अनोइंग है। रूसियो मैक्स के पास आकर बोलती है मास्टर प्लीज मुझे बताओ आखिर इस एस क्लास की पोर्टल के अंदर किस तरह के मॉन्स्टर थे? ये सुनकर बैकहेरिन और हानिल भी मैक्स की तरफ देखने लग जाती है। मैक्स उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ देखते हुए बोलता है उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये सुनकर रूसियो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोलती है क्या उस पोर्टल के अंदर कोई नहीं था? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो एक एस क्लास की पोर्टल थी। ये सुनकर ब्रांच मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ब्रांच मैनेजर मैक्स से बोलते हैं क्या उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? मैक्स बोलते हैं उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर 3 लोग थे जिसमें से एक ब्लैक मैन था, एक बॉडी मैन था और लास्ट में एक आंख वाला बंदा था। ये सुनकर
बैकहरिन अपने मन में बोलती है ये जो ब्लैक मैन है इसने ली चांगसी के ऊपर अटैक किया था और वो जो बॉडी मैन है उसने सियो डोंगचुंग के ऊपर अटैक किया था। ब्रांच मैनेजर भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये सुनना भी एक इम्पॉसिबल सी बात है कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं था। ये सोचकर ब्रांच मैनेजर मैक्स से बोलता है मैं अभी के लिए तो इसके बारे में समझ गया और आगे की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो एसोसिएशन खुद इस पोर्टल के अंदर जाकर कर लेगी। हान्यूल बोलता है मैक्स ने जिन दो बंदों के बारे में बताया उनमें से एक बंदे ने ली चांगसी के ऊपर अटैक किया था और दूसरे ने सियो डोंगचुंग के ऊपर, लेकिन आखिर वो आंख वाला बंदा कौन है। और फिर बैकहरिन मैक्स से पूछती है आखिर तुमने उन तीनों के साथ में क्या किया। मैक्स बैकहरिन को बताता है मैंने उस आंख वाले बंदे को छोड़कर बाकी दोनों को मार दिया है क्योंकि वो आंख वाला बंदा वहां से भाग गया। ब्रांच मैनेजर मैक्स से पूछते हैं तो क्या फिर वो आंख वाला बंदा भी स्पिरिट रिलम का बीइंग है। मैक्स बोलता है वो आंख वाला बंदा उन दोनों बंदों का बॉस लग रहा था लेकिन मुझे लगता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और है, लेकिन फिलहाल के लिए तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे उसे ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। रिसियो मैक्स के पास आकर बोलती है मास्टर क्या आपको उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर से कुछ मिला। ये सुनकर वो तीनों भी मैक्स की तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि एस क्लास की पोर्टल के अंदर मॉन्स्टर को मारने के बाद उसके अंदर से काफी सारी लूट मिलती है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड।